दिन भर खेतों में काम करके शरीर टूट जाता है। ऐसा लगता है मानो शरीर को किसी ने गीले कपड़ों की तरह निचोड़ दिया हो। एक तो ये खेती का काम, ऊपर से गरीबी का हाल क्या बताऊं। जितनी भी मेहनत कर लूं, खून पसीना बहा लूं, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिल पाती। गरीबी में इन बच्चों को कैसे पाले, कुछ समझ में नहीं आता है। घरवाली बोलती रहती है, सारा दिन शहर जाके कोनो काम करो। ये खेती से बीबी बच्चों का पेट नहीं पलने वाला। अब करे तो का करे। इस गरीबी ने तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। लाला से कर्जा लेके पैसा खेती में तो लगा दिए है, पर बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार कर्जा चुकाना। पिछले साल का पैसा भी थोड़ा बाकी है, ऊपर से इतना सारा ब्याज। ऐसा लगता है मानो किसी ने सिर के ऊपर बहुत बड़ा चट्टान ला के जबरदस्ती रख दिया हो। लाला के पैसे से ही तो पिछले 5 सालों से घर चल रहा है। लाला भी तो ठीक आदमी नहीं है। जब भी ब्याज देने में देरी होती है तो अपने पहलवानों को ले आ धमकाता है। फिर उसे घर में रखा जो भी सामान मिलता है उठा के ले जाता है, और मैं मूक दर्शक की तरह यह तमाशा देखते रहता हूं। पहली बार जब लाला आया था तो मैंने उसे रोकने की हिम्मत भी की थी, लेकिन लाला भी बहुत जालिम और जलील इंसान है। उसे बस अपने पैसे से मतलब है, चाहे वो कैसे भी आए, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जब भी लाला आता है तो मुझे पहले दिन की बात याद आ जाती है, जब उसने अपने पहलवानों से मुझे पिटवा दिया और पैसे भी ले गया और घर का थोड़ा सामान भी ले गया। मैं लाला के सामने हाथ जोड़कर कुछ समय की मोहलत मांग रहा था तो उसने अपने सबसे तगड़े पहलवान को इशारे से कहा कि मुझे पिट दे। उसने भी इशारा पाते ही मुझ पर ऐसे टूट पड़ा मानो कि मैं कोई बकरी का बच्चा हूं और वो शेर। वो मुझ पर हमला करने को जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने उसे देख लिया और मैं लाला से दूर हो गया। कलुआ नाम था उस पहलवान का। शरीर से भी पूरा कोयले जैसा ही रंग था उसका। 10 गांव में उसके जैसा कोई भी पहलवान ना था। सब डरते थे उससे। उसे मेरी ओर आते देख मेरे तो प्राण ही सूख गए। मुझे मेरी मौत मेरे सामने से आते दिख रही थी। मैंने एक बार देखा था कलुआ को किसी को पीटते हुए। बड़ी बेरहमी से मारता है, पूरा का पूरा जल्लाद है, इतना ताकतवर है, फिर भी ना जाने क्यों इस कमीने लाला के लिए काम करता है। कलुआ जब चाहे लाला का काम तमाम करके उसकी सारी दौलत और जमीन पर कब्जा कर सकता है। पर कुछ तो होगा ऐसा जिसके कारण उसे लाला के यहाँ काम करना पड़ता है। उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिसका फायदा लाला उठा रहा है। लाला तो अपने बाप का भी बाप है, किसी पर रहम नहीं करता। मेरे कितने भी हाथ पैर जोड़ने पर भी लाला नहीं माना। इतने में कलुआ ने मुझे आके पकड़ लिया और मुझे उठा के एक हाथ से फेंक दिया। ऐसा लग रहा हो कि कलुआ के लिए मैं कोई कपड़े का गट्ठर हूं। मैं जमीन पे जा गिरा और बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। कलुआ लगातार बेरहमी से मुझे पिटे जा रहा था। मेरा एक हाथ भी टूट गया। इतनी पिटाई के बाद लाला को चैन आया और उसने कलुआ को रुकने को कहा। तब जाकर वो शांत हुआ। लाला मेरे पास आके कह के चला गया कि आगे से समय पे पैसे नहीं दिया तो यही हाल करूंगा। ये बोल के लाला और इसके पहलवान चले गए। ये सब तमाशा पूरा गांव जमा होकर देख रहा था। मुझे इसका जरा भी ध्यान नहीं था। ये तो अच्छा था मेरी घरवाली अपने मायके गई हुई थी, नहीं तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ना ही मेरे बच्चे। बच्चे स्कूल जाने लायक है, पर मैं इस लायक नहीं कि उन्हें स्कूल भी भेज सकूं। मैं तो उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला पाता। घर के नाम पे एक टूटी फूटी सी मेरी छोटी सी झोपड़ी ही है। इसमें भी अगर बारिश का दिन हो तो मेरी झोपड़ी छन्नी बन जाती है, जिससे पानी छन के आता है। कभी कभी मन में आता है ऐसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है, लेकिन अपने बच्चों का मुंह देखकर हर बार रुक जाता हूं। चाहे जैसे भी हो, इन्हें पालने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही हर बार मैं नाकाम हो जाता हूं। दिल से एक आवाज आती है जो बहुत संतोष भरा होता है, रुक जा, ऐ मुशफिर, अभी तेरा वक्त नहीं आया है। एक दिन जब तेरा वक्त आएगा, जब तुझे कोई रोकने वाला ना होगा, चाहे लाख लगा दो पहरे, ये पंछी अपने आप उड़ जाएगा। बस इंतजार कर उस वक्त
जब तेरा दिन भी बदल जाएगा। गांव वाले भी सिर्फ मेरी बेबसी का तमाशा देखते हैं, कोई आगे आकर हाथ भी ना देता है। एक वक्त था जब मैं भी सपने में खोया रहता था, अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाला इंसान अब कोलू का बैल बन के रह गया है, जो दिन रात बस पिसता रहता है। जिंदगी के अब मायने ही बदल गए। पहले जीता था और अब बस जिंदा हूं, अपने आखिरी अंजाम के लिए। गरीब की जिंदगी तो बस 2 वक्त की रोटी कमाने में चली जाती है। फिर भी कई रातों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। बैड ही लगती है ये जिंदगी जब मौत का इंतजार हो और वो आपके साथ आंख में चौली खेल रहा हो। अभी आधी उम्र भी नहीं हुई और चेहरा लटक गया गया है। चमड़ी अभी से ढीली महसूस होती है। चेहरे पे झुर्रियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। 35 की उम्र में ही 50 साल का लगता हूं। ये होती है गरीबी और लाचारी का असर, जो गरीब के चेहरे से उसकी लाचारी छुपाए नहीं छुपती। मेरे चेहरे की झुर्रियां चीख चीख के मेरी बेबसी को बयां कर रही हो। इस बार जो लाला से पैसे उधार लिए, उसी पैसे से धान की बुआई तो कर दी पहली बारिश में। अब आगे तो ऊपर वाला ही मुझे बचा सकता है। इस बार अगर फसल अच्छी हुई तो लाला का कर्जा चुका कर भी थोड़े पैसे बच जाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। पहले से कर्जे में हूं और लाला ब्याज के नाम पे घर का आधे से ज्यादा सामान ले जा चुका है। बस ये फसल अच्छी हो जाए। 5 सालों से इसी आस में जी रहा हूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिससे मेरे सपने टूट जाते हैं। रोज खेत में पानी हटा के वहीं सो जाता हूं, ताकि कोई आके मेरे खेत को बर्बाद ना कर दे। मेरे पास जो है बस यही तो है। यही मेरे भविष्य को तय करने वाला है, इसलिए इतनी इफ्जात करनी पड़ रही है। बस अब 10 दिनों में कटाई शुरू करूंगा और इसे बेचकर सबसे पहले लाला का कर्जा चुकाऊंगा। उसके बाद ही अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा। यही सोच रहा था कि अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में एकाएक काले घने बादल छा गए। माहौल ऐसा लग रहा था मानो दिन की दोपहरिया में ही रात हो गई हो। साथ में तेज हवा भी चलने लगी। मेरा मन जोर से घबराने लगा। अगर ऐसी खड़ी फसल पे बारिश हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। थोड़ा देर तेज हवाएं चलने के बाद हवा शांत हो गई। मुझे लगा अब कुछ नहीं होगा। 15 से 20 मिनट तक एक पत्ता तक नहीं हिला। फिर अचानक वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोरदार बारिश शुरू हो गई। उसी के साथ मेरे आंखों से भी पानी बहने लगा। मैं खेतों के बीच में खड़ा रहा और अपने आप को बर्बाद होते देख रहा था। इतने में मेरी घरवाली आती है और मुझे घर चलने को कहती है। मैंने उसे मना कर दिया, पर वो बार बार मेरा हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचने की कोशिश करती। पर मैं वहीं खड़ा का खड़ा रहा, मानो मैं कोई पत्थर की मूरत बन गया हूं। बार बार मेरी बीबी के प्रयास करने पर वो भी तंग आके ये कह के चली गई कि मरो, तुम भी यही फसलों के साथ फसल तो गया, अब तू भी यही मर। बारिश का ये आलम था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बारिश भी लगता है मन बना के आई है कि ये इस बार मुझे भी साथ लेकर जाएगी। पूरा दिन और पूरी रात के बाद सुबह 5 बजे के आसपास जाके बारिश बंद हुई। बारिश बंद होने के बाद पता चला कि मेरा पूरा खेत और साथ के सभी खेत भी पानी से लबालब भरे हुए थे। मेरे साथ सभी की फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर मेरा अंदर मानो कुछ बचा ही ना हो। मुझे बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अब लाला के पैसे कैसे चुकाऊंगा। वो पिछली बार ही बोल के गया था कि इस बार अगर पैसे नहीं दिए तो मेरी झोपड़ी और मेरे बच्चे पर उसका कब्जा हो जाएगा। यही सब चल रहा था मेरे दिमाग में। मेरे आंखों के आगे अंधेरा हो गया था। न मुझे कुछ दिख रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था कि क्या करूं। बस खेतों को मैं घूरे जा रहा था और आगे बढ़ रहा था। अचानक मैं सीधे जमीन पे जा गिरा और फिर कभी नहीं उठा। एकाएक मुझे सब कुछ हल्का लगने लगा। मेरा शरीर खेत के पानी में फसलों के बीच में तैर रहा था। अब ना ही कोई चिंता थी, ना ही किसी बात की फिक्र। बस पानी के ऊपर तैरे जा रहा था। और इस तरह एक बेबस किसान लाचार होकर न चाहते हुए भी हमेशा के लिए अपने खेतों के बीच सो गया। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, ऐसे बहुत से किसानों की है जो हर साल कर्ज
या फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। और उन किसानों को सरकार से न कोई मुआवजा मिलता है, न किसी से कोई सहारा, बस मिलती है तो सिर्फ झूठी तसल्लियां और गरीबी। तो दोस्तों, आपको ये बेबस कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।